स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग क्लास 10th के लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक नए मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। एल्जेब्रिक मेथड का जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एल्जेब्रिक मेथड में आपको स्पेशली 3 मेथड्स को क्लास 10th में यूज करना है, जिसमें से कि पहला मेथड आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने कर लिया है, उसके ऊपर एक्सरसाइज भी की, क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए। इसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड था, वो भी आपने किया, बहुत अच्छा था। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि क्लास 10th में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं डाली जाती है तो आप एलिमिनेशन मेथड से ही उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड जानना बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और हायर क्लासेस में आपके पास डिफरेंट वेराइटीज़ के नए नए मैथमेटिक्स के चैप्टर्स आएंगे, नए नए टॉपिक्स आएंगे। जैसे कि मैं आपको एक चैप्टर की बात बताऊं, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में है, वो उस चैप्टर का नाम है वेक्टर। जब आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको इस मेथड की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इस मेथड को पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले मैं आपको इस मेथड का बेसिक बताऊंगा, पहले आप इसके बेसिक को समझिए, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप ये देखिए कि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, उनका जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन को हम कहते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन से कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं और दूसरी इक्वेशन से भी कोफिशिएंट लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन से कोफिशिएंट्स मिलेंगे a1 b1 c1, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन से कोफिशिएंट्स मिलेंगे हमें a2 b2 c2। तो कोफिशिएंट निकालने तक का मेथड आपने बहुत पहले भी देखा है, मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अब हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई होता है। आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, x लिख देना है, y एंड 1, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इनके बीच में गैप दे देना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे b1 b2 से। x के पहले हमने लिख दिया b1 b2, फिर उसके बाद हमने लिखा c1 c2, फिर हम रिवर्स होके आगे आ गए, क्या लिखा a1 a2, और फिर आगे गए b1 b2। ये बहुत ही साइक्लिक प्रोसेस है। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, b1 b2, देन c1 c2, फिर पीछे आए रिवर्स होकर के a1 a2, उसके आगे b1 b2। बहुत ही सिस्टमैटिक है ये, तो इसलिए आपको कहीं भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेथड आपके दिमाग में गया, हमेशा रहेगा, टिका रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्रॉसेस लगा दिए, अप टू डाउन, देन माइनस डाउन टू अप होता है। पहले अप टू डाउन, देन डाउन टू अप। ये देखिए क्रॉस बन रहे हैं, एरो भी मैंने लगाया है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, एज वेल एज अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप टू डाउन, डाउन टू अप, ठीक है। देखिए कैसे लिखा हमने, पहले लिखा x, फिर अपॉन का साइन लगा दिया डिवाइड वाला, और ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1, माइनस का साइन रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसा ना हो कि पहले आपने डाउन टू अप करके फिर अप टू डाउन किया ना, b2 c1 माइनस b1 c2 नहीं, पहले b1 c2 मतलब अप टू डाउन, देन माइनस डाउन टू अप। क्लियर है, इज इक्वल का साइन लगाया, फिर y लिखा, अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1, फिर इक्वल का साइन लगाया, 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। यही आपका प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के बाद कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद फिर केस 1 में x वाले को कांस्टेंट के इक्वल लिया, ध्यान रखिएगा, x वाले को कांस्टेंट के इक्वल लिया, क्योंकि ये तीनों के बीच में इक्वल का साइन है, मतलब ये तीनों इक्वल हैं, तो हमने पहले इसको इसके इक्वल लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू जो भी आ जाएगी सॉल्व होके वो आपका x हो जाएगा। फिर केस 2 में हमने y वाले को कांस्टेंट के इक्वल लिया, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारी
आ जाएगी। सो दिस इज़ योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो लास्ट में x और y के लिए फॉर्मूला जनरेट किया गया है, ये याद नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। आपको इस प्रोसीजर को पूरी तरीके से पूरा फॉलो करना है। क्लियर? अब एक चीज़ मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं। इवन जब हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज का वर्क किया था, वहीं पे ये चीज़ आपको मैंने बता दी थी, क्वेश्चन भी करा दिए थे, बट क्योंकि अब इसका सेकंड वेराइटी ऑफ द एप्लीकेशन लगने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिवाइज हो जाए। कंडीशंस किनकी? यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट, मेनी सोल्यूशन। आप पहले से इनको जानते हैं। अगर आपको a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मिला, इसका मतलब कि यूनिक सोल्यूशन है, या लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या कंसिस्टेंट कह सकते हैं। तीनों में से कुछ भी मिले तो मतलब ये वाला कंडीशन। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, इसका मतलब नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट, मतलब कि इन तीनों लैंग्वेज में से कुछ भी देखने को मिलेगा, सो दिस इज द कंडीशन। और अगर आपके पास a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 मिल रहा है, इट मीन्स कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, को इंसिडेंट लाइंस, एंड कैसा सोल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो अगर इन तीनों लैंग्वेज में से कुछ भी देखने को मिलता है तो ये वाला अप्लाई होगा। इस वाले को हम कंसिस्टेंट के साथ साथ स्पेशली डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है? अब बात ये आती है कि इन कंडीशंस के यूजेस कैसे होते हैं। हम इन कंडीशंस को दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? जब हमने पहली दूसरी एक्सरसाइज में ऑलरेडी इनको कर लिया है, तो फिर इनको अब यहाँ पे फिर से लाने की क्या ज़रूरत है? सुनिए उस चीज़ के लिए बहुत ध्यान से। यहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशंस को देखा, इक्वेशंस हमें दी गई थी और हमें खुद से चेक करके बताना था कि यूनिक है, कि नो सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे इनकी सेकंड वैरायटी मिलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि यूनिक है, कि नो सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, और क्वेश्चन के अंदर कहीं पे कुछ अननोन कांस्टेंट छुपाए जाएंगे और आपको उन अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यू बतानी रहेगी। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस कंडीशंस को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम इनके ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 का हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो पहले हमें ये चेक करना है, इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? पहले आपको चेक करना है कि कौन सी वाली कंडीशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है देन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑल्सो। ओवरऑल देखिए कितने पार्ट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्स में मैं एज इट इज़, आप जानते हैं कि मैं कोई 2 पार्ट ज़रूर आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा और कोई 2 पार्ट मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरी है। ठीक है? एंड स्पेशली ये नहीं कि जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हमको मिल गए हैं हम उन सॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ना अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपके लिए सेकेंड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हैं, तो हम इसको रीराइट करेंगे, फिर से लिखेंगे इनको। 5 इधर ट्रांसफ़र करके लाएंगे, 8 इधर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो RHS है वो 0 होना चाहिए। सारी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए? LHS में। तो ये हो गया 2x + y - 5 = 0, पहली चीज। एंड दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी 3x + 2y, 8 इधर आया, -8 = 0। अब ये प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनको हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग दीज टू बाय द जर्नल फॉर्म। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। बहुत सिंपल सी चीज़ है।
पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट कोफिशिएंट c1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट c2। एकदम क्लियर चीज़ है, इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं है एंड मुझे भी इस चीज़ के लिए कंफर्म हूँ मैं कि आपको ये चीज़ पहले से आती है, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से बता दिया इस चीज़ को। अब a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करेंगे, रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। a1 अपॉन a2 2/3, फिर b1 अपॉन b2 1/2, देन c1 अपॉन c2 -5/-8। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5/8। अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया कि a1 अपॉन a2 हमारा b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ये 2/3 है, ये 1/2 है। तो जब इक्वल नहीं है तो सिंपल सी बात हो गई कि ये यूनिक सोल्यूशन रखेगा, बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। और अगर यूनिक सोल्यूशन है क्वेश्चन में तो हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, वो चीज़ फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने वाला हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ कि पहले हम यहाँ पे x लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप दे करके y लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप दे करके 1 लिखेंगे। x से पहले क्या आएगा, b1 b2 मतलब 1 2। फिर x के बाद क्या आएगा, c1 c2 मतलब कि -5 -8। फिर y के बाद रिवर्स आ जाइए पीछे साइड, a1 a2 कितना 2 3, और फिर इसके बाद आएगा आपका b1 b2 मतलब कि 1 2, और क्रॉस लगेगा अप टू डाउन, देन डाउन टू अप टू डाउन, डाउन टू अप टू डाउन, डाउन टू अप। ये चीज़ मैंने नेक्स्ट पेज पे आपके लिए कर रखी है, देखिए ये देखिए यहाँ पे सब चीज़ पूरी आपके लिए मैंने कर रखी है। अब इसके बाद हमने इसको अगले, ये स्टेप मैंने आपको समझा ही दिया है तो मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। अब इसके नीचे ये हो गया x अपॉन में 1 मल्टीप्लाई -8 फिर माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई -5 -10 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इस चीज़ से, इवन आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, आप इसको ऐसे ही कर लीजिए बिना लिखे। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट ज़रूर से आपको करूँगा कि साइन पे कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो गलती होती है वो सिर्फ साइन की मिस्टेक होती है। मोस्ट प्रोबेबल जो गलतियां करते हैं बच्चे इसमें सिर्फ साइन की करते हैं, इसलिए मैं बार बार इन्फेसाइज कर रहा हूँ साइन की मिस्टेक ना होने पाए आपसे। फिर y अपॉन में -5 का 3 से मल्टीप्लाई -15 -8 का 2 से मल्टीप्लाई -16 इज इक्वल्स टू, फिर 1 अपॉन में 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 -3 का 1 से मल्टीप्लाई 3। कैलकुलेशन किया, आपके पास लास्ट स्टेप में आ गया x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। काफ़ी अच्छा सिंप्लीफाई हो गया, अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ से हमने केस 1 केस 2 बना लिया। पहले हम x वाले को कांस्टेंट के इक्वल लेंगे, तो x/2 को हमने 1 के इक्वल लिया, सॉल्व किया, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। फिर हम y अपॉन में 1 को मतलब y वाले को कांस्टेंट के इक्वल लेंगे, फिलहाल y अपॉन 1 तो y ही होता है, तो y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से आंसर मिल गया कि x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी ज़रूर से आ गया होगा इसका सोल्यूशन। अब मैं इसका एक और पार्ट आपके लिए करने जा रहा हूँ, थर्ड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन दी गई हैं वो है 3x - 5y इज इक्वल्स टू 20, 6x - 10y इज इक्वल्स टू 40। तो मैंने बताया कि पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि RHS में 0 होना चाहिए, तो इन दोनों को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 20 इज इक्वल्स टू 0, 6x - 10y - 40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उससे। तो पहली इक्वेशन से हमें मिल जाएगा a1 b1 c1, a1 3 b1 -5 c1 -20। दूसरी इक्वेशन से मिल जाएगा a2 b2 c2, a2 6 b2 -10 एंड c2 -40। b2 के ऊपर मैंने आपको एक बार और बताया था कि लोग b2 ना पढ़ के इसको क्या पढ़ लेते हैं,
बेटू। बहुत सारे लोगों के बेटू सोना बाबू जो होते हैं, इसलिए लोग ऐसा पढ़ लेते हैं। चलिए फिलहाल अब यहाँ पे हमने देखा कि a1/a2 को सिंप्लीफाई किया तो 1/2 हो गया, b1/b2 को सिंप्लीफाई किया -5/-10 इज इक्वल्स टू 1/2, ये भी आ गया। c1/c2 को सिंप्लीफाई किया -20/-40 सॉल्व होकर ये भी 1/2 आ गया, जो कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या दे रहा है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों 1/2 ही आ रहे हैं, मतलब तीनों इक्वल। और अगर तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि लाइन्स हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ये तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन बन गई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो नीड टू सॉल्व द सोल्यूशन, मतलब कि अब हमें इसके आगे इसको सॉल्व करने की कोई भी नीड नहीं है। तो इतना हमारे लिए काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एज वेल एज जो यहाँ पे हम लोगों ने एक बार फिर से रिवाइज़ किया कंडीशन को, सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए, वो भी आपका तरोताज़ा हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। अब हम लोग जो हमने वो कंडीशंस रिवाइज की हैं, उन कंडीशंस के सेकंड वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। बट क्वेश्चन नंबर 2 की अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि वहाँ पे आपको वो बेटर तरीके से समझा सकूँ। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो वॉच करनी है जिसमें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके।